हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में और समाजवाद और साम्यवाद। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आज जो है चौथा नंबर पार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो ये चौथा नंबर पार्ट्स में हम लोग रूसी क्रांति के बारे में विशेषकर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि वो जो कार्ल मार्क्स जो है किस प्रकार से दुनिया को बदल दी, इसके बारे में पढ़े थे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखेंगे, आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 में कि रूसी क्रांति, और वो भी 1917 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चीज तो ये समझेंगे कि यहाँ पर बाबू में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में, और वो भी क्लास 10th के लिए अध्याय 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में, ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग का होने वाला है कि इस क्रांति की बारे में समझेंगे कि रूसी क्रांति आखिर था क्या, ये हुआ क्यों था, और इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि परिभाषा इसका सबसे पहले तो 1917 ईस्वी में रूस में हुई हुई वह क्रांति जिसमें जार, हम लोग रूस में जो है ना, रूस के जितने भी निवासी लोग हैं वहाँ के रूस के लोग सम्राट यानी राजा को क्या कहते हैं, तो जार कहते थे, ठीक है। मतलब राजतांत्रिक, तो वहां पे जारशाही कहता था लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रांति जिसमें जार सम्राट के शासन का अंत हुआ और लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, उसे 1917 की रूसी क्रांति कहते हैं, ठीक है। यानी वहां का राजा जो था निरंकुश था, और वहां के राजा के निरंकुश होने के कारण जो है जनता ने विद्रोह कर दिया, और 1917 में विद्रोह किया था, और वो भी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में उन्होंने, वहां के जनता लोगों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, क्योंकि वहां का शासक जो था वह जनता के समर्थन में था ही नहीं। वह अपना ही वश चलाने की कोशिश करता था, यानी उस देश को हमेशा राजतांत्रिक बना करके चलाने की कोशिश करता था, जिसके चलते क्या किया कि सभी जनता मिल करके और लेनिन के साथ, लेनिन के नेतृत्व में क्या करते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। उस क्रांति का नाम 1917 की क्रांति कह सकते हैं, या फिर बोल्शेविक क्रांति भी इस क्रांति का दूसरा नाम है बच्चों, ठीक है ना। चलो आते यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस वर्ष 1917 में हुआ था यह क्रांति। कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। कुल मिला के बात किया जाए, इसके नेता व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो लेनिन, इनका नाम जो है ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। केवल लेनिन के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, तो व्लादिमीर लेनिन है कि नहीं। अगला पॉइंट देखें, इसका परिणाम क्या हुआ कि समाजवादी सरकार की स्थापना हो गई। सभी जनता के द्वारा जो है ना सरकार का स्थापना किया गया, और स्वयं जनता ही सरकार के रूप में काम करने लग गई, है ना। विशेष कुछ खास नहीं है इस क्रांति के बारे में। अगला स्लाइड के बारे में अगर हम बात करें तो आगे हम लोग समझेंगे कि व्लादिमीर लेनिन आखिर था कौन। तो यह जो था, यह व्लादिमीर लेनिन रूस के प्रमुख समाजवादी नेता थे। उन्होंने 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। 1917 का क्रांति कहिए या चाहे बोल्शेविक क्रांति कहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित किया। दुनिया में सबसे पहला समाजवादी राज्य किसने स्थापित किया था, तो वह जो है लेनिन। और कहां पर, तो रूस में। कहां पर बच्चे, तो रूस में किए थे, है ना। और इनके जन्म की बात करें कि व्लादिमीर लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो ये जो है इनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को हुआ था, और देश रूस में हुआ था। और इनकी भूमिका, बोल्शेविक क्रांति के नेता बने, और इनकी विशेषता ये थी कि पहले ये समाजवादी राष्ट्र के संस्थापक बने। सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र के संस्थापक कौन बने, तो व्लादिमीर लेनिन बने। और किस देश में, तो रूस में। जन्म भी इनका रूसे में हुआ था, ठीक है ना। चलो, तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे इन लेनिन के बारे में, इनके बारे में आपने पूरी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट यहाँ पे है कि सबसे पहले अब हम समझेंगे कि 1917 की रूसी क्रांति के कारण क्या थे। आखिर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ये रूसी क्रांति हुआ क्यों था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं जारशाही की निरंकुशता। जारशाही की निरंकुशता यानी राजा जो थे वहां के जारशाही की निरंकुशता। निरंकुश मतलब होता है खट्टर। खट्टर का मतलब होता है कि अपने वश चलाने वाला, दूसरे का जो है ना जो बात नहीं मानता है, उसी को हम कहते हैं जारशाही या फिर निरंकुश व्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जारशाही की निरंकुशता, रूस में जार यानी कि सम्राट का शासन बहुत अत्याचारी और कठोर था।
रूस में जब राजा का शासन बहुत अत्याचारी और कठोर जब हो गया, उसी बीच में क्या टांग कौन अड़ाते हैं, तो व्लादिमीर लेनिन आते हैं, ठीक है ना। और बीच बीच में होता क्या है कि आर्थिक शोषण भी होने लगता है। किसान मजदूर बहुत गरीब थे, वहां के किसान और मजदूर क्या थे, बहुत गरीब थे। अमीर लोग उनका शोषण करते थे। सभी गरीबों का क्या करते थे, वहां के जो भी जार थे, राजा थे, वहां के राजा के शासन में ही क्या होता था ना कि वहां के मजदूर और किसान बहुत ज्यादा गरीब थे। और बहुत ज्यादा गरीब होने के कारण बहुत अमीर जो लोग थे, वे लोग क्या करते थे, गरीबों का शोषण करते थे। कहां पर, तो रूस में। लेकिन बीच में क्या आते हैं, व्लादिमीर लेनिन जो है ना, बीच बीच में ही क्या करते हैं कि कूद पड़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, युद्ध से रूस को भारी नुकसान हुआ और लोगों की गरीबी बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध से जो है ना बहुत भारी नुकसान हुआ था रूस को, और बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई थी, है ना। एक चीज़ आप लोग इसका खास पॉइंट है, याद रखिएगा कि परमाणु बम अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर किसके द्वारा गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा। वह द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था, 3 दिन के अंतराल में गिराया गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में यह बम नहीं गिराया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद जनता में असंतोष का जो है ना बहुत बड़ा माहौल बन गया। जनता अपने राजा से, अपने जार से संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद होता है यहाँ पर क्या कि खराब जीवन, बेरोजगारी और भूखमरी से जनता में असंतोष बढ़ा हुआ था, क्योंकि राजा भी निरंकुश था। वहां के लोग पूंजीपति जो अमीर लोग थे, वे लोग 1% भी वैल्यू नहीं दे रहे थे गरीबों को, किसानों को भी वैल्यू नहीं दे रहे थे। इस स्थिति में क्या हो सकता है, इस स्थिति में होता है ये कि समाजवादी विचारों का प्रभाव उसमें उत्पन्न होता है, और लेनिन जैसे नेताओं के समाजवादी विचारों का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और लेनिन के साथ मिलकर के बहुत बड़ा एक विद्रोह हो जाता है। और तब जाकर के होता है ये कि जनता का ही सरकार वहां पे बना दिया जाता है। तो ये 1917 के क्रांति के बारे में उम्मीद करते हैं कि सभी प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई समझ चुके होंगे। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसके हम लोग रूसी क्रांति के मुख्य घटना के बारे में समझेंगे कि आखिर रूसी क्रांति में हुआ क्या था। जैसे पुलिस आती है, अगर जनता में दो जनता में क्या होता है ना, मुठभेड़ हो जाता है, और उस स्थिति में जब प्रशासन आती है तो 2 लोगों को एकत्र करके पूछती है कि यहाँ पे घटना हुआ क्या था, ठीक है ना। तो रूसी क्रांति के बारे में तो हम जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति हो, चाहे 1917 की क्रांति हो, उसमें कौन कौन से घटना हुए थे, इसके बारे में हमको जो है ना समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए, यहाँ पे सबसे पहला घटना ये हुआ था कि फरवरी क्रांति हुई थी। यानी एक ऐसी क्रांति हुई थी जो कि फरवरी महीने में हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था फरवरी क्रांति। और अगला पॉइंट यहाँ पर है कि फरवरी 1917 में लोगों ने जार के खिलाफ आंदोलन किया था। फरवरी में लोगों ने जार के खिलाफ आंदोलन किया था। बच्चों, मैंने पहले ही बताया है कि जार का अर्थ रूस में राजा होता है, ठीक है। राजा को क्या कहा जाता है, रूस में जार कहा जाता है, रूसी भाषा है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे बात करें तो अस्थायी सरकार का गठन, अस्थायी सरकार का गठन किया गया। यानी अस्थायी सरकार का मतलब होता है कि सरकार को फिक्स कर दिया गया है कि हाँ, नरेंद्र मोदी ही सरकार है। हमारे अगर राज्य की सरकार के बारे में बात की जाए तो श्री सम्राट चौधरी ही सरकार है। लेकिन वहां का राजा जो बना था ना, वो फिक्स नहीं था। राजा जो था वहां का अनस्टेबल था, यानी अनिश्चित था। यानी बात करें तो अस्थायी सरकार का गठन हुआ था, और मार्च 1917 में अस्थायी सरकार बनी, जो अस्थायी रूप से सरकार थी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है ये कि लेनिन का रूस वापसी। अब तभी बीच में क्या होता है ना कि लेनिन रूस में आके पहुंचता है। व्लादिमीर लेनिन उसका पूरा नाम था, ठीक है। और तब क्या करता है कि व्लादिमीर लेनिन आके कहाँ पहुंचता है, रूस पहुंचता है। और व्लादिमीर लेनिन को ही वहां के सभी जनता अपना सरदार मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जहां का राजा क्या था, निरंकुश था, और क्या कहे तो दुष्ट था। ये कहे तो मतलब जो जी में आता था ना वही काम करता था राजा। उससे हमेशा जनता में असंतोष की भावना फैली होती थी। अब यहाँ पे बीच में कौन आता है, तो लेनिन आके बीच में जो है ना कूद पड़ता है, ठीक है। पूरा मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो रूस के जार निरंकुश थे, वहाँ के किसान गरीब थे, वहाँ के जो मजदूर थे वे गरीब थे, और उनके साथ शोषण किया जा रहा था। तब तक क्या होता है, लेनिन आके बीच में कूद पड़ता है। और जैसे ही लेनिन बीच में आके कूद पड़ता है, आगे की चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर लेनिन की वापसी, अप्रैल 1917 में लेनिन रूस लौटे।
ऑब्जेक्टिव मक्खन एक यहाँ से निकल के आ रहा है कि लेनिन रूस कब लौटे थे, तो ये जो है ना 1917 में लौटे थे। ये बाबू गांठ बांध के रखिएगा, ये सवाल जो है ना वीवीआई है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लेनिन कब लौटे थे, 1917। आगे आते हैं अक्टूबर क्रांति, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया। बोल्शेविक मतलब होता है, एक होता है मेन सेविक, ध्यान रखिएगा चीजों का, एक मेन सेविक होता है और एक बोल्शेविक होता है। मेन सेविक का अर्थ होता है ये कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनके द्वारा जो है ना छोटे लोगों पर अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है छोटे लोगों का, उन्हें हम कहते हैं मेन सेविक। लेकिन छोटे वे जो लोग हैं जिनका शोषण किया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बोल्शेविक। और ये बोल्शेविकों की क्रांति थी ना, इसीलिए हम लोग इसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और दूसरा चीज कि 1917 में यह क्रांति हुआ था, इसलिए 1917 की क्रांति कहते हैं, है कि नहीं। तो अगला पॉइंट यहाँ पे समझेंगे कि बोल्शेविकों ने रूस पर कब्जा कर लिया, पूरा रूस के सत्ता पर कब्जा किया, बोला कि नहीं हम सरकार है। वहां के जो जार थे उन्हें यह बोला गया कि वे लोग जो है सरकार नहीं है, हम खुद सरकार है, हम सभी जनता लोग क्या है कि सरकार है। ये लाइटवा कट जाएगा, हिलेगा थोड़ा सा अभी तक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण के बारे में समझते हैं। जार का शासन समाप्त हुआ और सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। सत्ता कहाँ गई, बोल्शेविकों के हाथ में चली गई, यानी सभी जनता के हाथ में सत्ता जाके पहुंच जाती है। अब अचानक यहाँ पे होता यह है कि सोवियत सरकार की स्थापना होती है, यानी श्रमिकों और किसानों की क्या होती है कि सरकार स्थापित हुई। कहाँ पर, तो रूस में। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ गए होंगे, प्रमुख घटना समझ गए। अब आखिर जो है 1917 की क्रांति अगर देखा जाए कुल मिला के इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग फिलहाल समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझेंगे, हाँ चलो इसका परिणाम ही समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट है कि जार सम्राट के शासन का अंत हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, जार के जो भी सम्राट थे उनका क्या हो गया, तो अंत हो गया, ठीक है। और अगला पॉइंट की हम बात करते हैं दूसरा नंबर में, तो लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, यानी सरकार ही राजा बन गए, सॉरी यहाँ पे जनता ही राजा बन गए, जनता क्या बन गए, राजा बन गए। अगला पॉइंट यहाँ पे यह तीसरा नंबर में कि रूस में पहली बार श्रमिकों और किसानों की सरकार बनी। रूस में पहली बार, इससे पहले किसी देश में किसान और मजदूर सरकार नहीं बने थे, और लेनिन के नेतृत्व में रूस में पहली बार किसानों और मजदूरों का सरकार बना, है कि नहीं। अगला पॉइंट की बात करते हैं चौथा नंबर की, तो सभी लोगों को समान अधिकार और सुविधाएं देने की नीति अपनाई गई, है ना। सभी लोगों को यह कहा गया ना कि सभी लोग, चाहे नीच वर्ग के लोग हो और चाहे उच्च वर्ग के लोग हो, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोग समान रूप से काम करेंगे और समान रूप से उनका जो है ना तनख्वाह दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। अगला पॉइंट की हम बात करते हैं, सोवियत संघ की स्थापना हुई। इसी में इसका परिणाम ये हुआ, ये रूसी क्रांति की, कि उसी समय सोवियत संघ की क्या हुई, तो स्थापना हुई सोवियत संघ की, यानी एक बहुत सारे अलग अलग देशों के समूह का नाम है सोवियत संघ, है ना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में यूएसएसआर कहते हैं। और छठा नंबर पॉइंट की बात करें तो दुनिया के कई देशों में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। दुनिया के कई देश गुलाम थे उस समय, और सभी लोग सोचने लगे कि काश हम लोग भी अगर आंदोलन करेंगे, अगर हम लोग भी आंदोलन अगर करते हैं तो हम लोग भी निश्चित आजाद हो सकते हैं। और तभी इसका प्रभाव पड़ता है भारत पर सबसे ज्यादा भयानक। और तब हम पढ़ेंगे कि 1917 की रूसी क्रांति का भारत पर प्रभाव, ठीक है ना, उसी क्रांति का प्रभाव, यानी कि रूसी क्रांति का प्रभाव भारत पर पड़ा, बहुत ही भयानक रूप से, आजादी से पहले प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे समझते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली, और भारतीय लोग भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दी। जिस समय यहाँ भारत में अंग्रेजी सरकार थे, है ना, तो उस समय होता है क्या कि दूसरा नंबर में समझेंगे कि भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों पर समाजवादी विचारों का प्रभाव पड़ा, और ये लोग भी अमल करने लगे कि नहीं, हमारा देश भी आजाद होना चाहिए, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। और तीसरा नंबर में यहाँ पे होता है क्या, तो मजदूरों और किसानों में जागरूकता बढ़ी और संगठित होने की प्रेरणा मिली, और सभी लोगों के पास जो है ना ये प्रेरणा मिली, मोटिवेशन ये मिला कि हम लोग भी अब एकत्रित हो सकते हैं और एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद होता है ये कि कांग्रेस के अंदर वामपंथी यानी कि समाजवादी विचारधारा को बल मिला। उस समय कांग्रेस पार्टी का क्या था,
यहाँ पे भारत में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत पार्टी था, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी था, है ना, और उसको बल मिलता है। और 5वां नंबर में देखें तो M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं पर रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। जो भी भारतीय नेता थे, यहाँ पे नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जवाहरलाल M.N. राय जी थे। इन सभी लोगों पर क्या पड़ता है कि रूसी क्रांति का प्रभाव बहुत ही भयानक पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये लोग भी आजाद रहने की प्रेरणा अपने अंदर डाल लेते हैं और सभी अगल बगल के जनता में जो है आजाद रहने की प्रेरणा को क्या करते हैं कि प्रसारित करते हैं, पूरा फैला देते हैं जहर की तरह। उसके बाद होता ये कि 6ठा नंबर में बात करें तो भारत में समाजवादी पार्टियों और संगठनों की स्थापना हुई, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका स्थापना 1934 में हुआ था। और तब जाकर के ये लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना शुरू कर दिए थे। तो विशेष करके हम लोग इसमें अब आगे नहीं पढ़ेंगे भारत की आज़ादी के बारे में। क्यों पढ़े भाई? क्योंकि हम लोग को इसमें खास करके इस वीडियो में पढ़ना था मेरे बाबू यहाँ पे कि 1917 की क्रांति के बारे में, यह क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, परिणाम क्या हुआ, इसका कहाँ कहाँ असर पड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो अब ज़्यादा करके हम कुछ इसमें खास नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के साथ हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। और इसके बाद हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव। और जो भी ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे आपके एग्जाम में, उसी ऑब्जेक्टिव के अंडर से क्वेश्चन आएगा बाबू, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो चलिए इसकी वीडियो के बाद हम मिलते हैं उसी ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तो आप सभी लोग उस ऑब्जेक्टिव में जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।